fire that burns you also forge you. Welcome to session 1 of class 11th of chapter Motion in a Straight Line. This is one of the most important chapter of this entire class 11th and ये चैप्टर एकदम फाउंडेशन है कि पूरे की पूरे 11th में हम लोग क्या करने वाले हैं और रियलिस्टिक न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अंदर आते हैं कि अगर एक पैराशूटिस्ट गिरेगा तो क्या होगा, एक बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे कैसे आएगी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को मिलेंगे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि मोशन क्या होता है। तो धीरे धीरे एक एक चीज को समझते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं, अब मैं यहां से यहां पर आ गया। अगर मैं उधर से इधर आया तो किस किस चीज में चेंज आया, तो आप बोलोगे कि मेरी पोजीशन में चेंज आया, बट ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर है कि जब मैं इधर से इधर आया तो दो चीजों में चेंज आया। पहली जो चीज थी जिसमें चेंज आया दैट इज कॉल्ड पोजीशन, जो आपने बोला, एंड दूसरी जो चीज थी जिसमें चेंज आया दैट इज कॉल्ड टाइम। सो जब हम बात करते हैं मोशन की, तो मोशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम मोशन बोलते हैं। किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम बोलते हैं मोशन। दैट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। तो जब मोशन की बात करते हैं तो उसका रियलिस्टिक एग्जांपल क्या है कि पहले जो कार है वो यहाँ पर खड़ी थी, मतलब इसका टाइम 0 था, इसकी पोजीशन 0 थी, x नॉट थी या 0 थी। उसके बाद कुछ देर के बाद ये जो कार थी वो यहां से यहां पर आई तो टाइम में चेंज आया, पोजीशन में चेंज आया। फिर ये कार उठ के यहां से यहां पर आ गई तो अब उसके टाइम में भी चेंज आया, उसकी पोजीशन में चेंज आया, और अल्टीमेटली ये कार अब यहां पर आ गई तो उसकी पोजीशन में भी चेंज आया और उसके टाइम में भी चेंज आया। मतलब जब भी बॉडी की पोजीशन में चेंज आएगा उसके टाइम के साथ, दैट इज कॉल्ड मोशन। अब मोशन के अंदर एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब होता है वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो मोशन में होते हैं, उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। मतलब अगर मैं कार की पोजीशंस की पढ़ाई कर रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब जब हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो अगर आप डिक्शनरी मीनिंग उठा के देखेंगे स्टैटिक का, तो स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट होता है। मतलब वो ब्रांच मैकेनिक्स की जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो रेस्ट पर होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। अब आप बोलोगे यार चैप्टर का नाम है मोशन, तो ये मोशन में स्टैटिक्स कैसे पॉसिबल है? इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं एंड दैट एग्जांपल इज कॉल्ड टग ऑफ वॉर। अब मान लीजिए टग ऑफ वॉर है और टग ऑफ वॉर के अंदर कुछ लोग यहाँ पर है, कुछ लोग यहाँ पर है, और टग ऑफ वॉर में यहाँ वाले लोग इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ वाले लोग इसको इधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ वाले लोग 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ वाले लोग 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? आप बोलोगे 0। बट बॉडी एक्चुअली कैसे होगी? मोशन में तो होगी, बट रिजल्टेंट मोशन कितना होगा? 0। मतलब स्टैटिक्स उस ब्रांच को बोलते हैं मैकेनिक्स की जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो रेस्ट पर होते हैं। बट रेस्ट कैसे हैं? क्योंकि फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट लग रही है, दैट इज स्टैटिक्स। नेक्स्ट आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स वो ब्रांच होती है मैकेनिक्स की जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो मोशन में है, बट उन फैक्टर्स को नहीं पढ़ते जिसकी वजह से मोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रामलाल एक लड़का है जो कृष्णा नगर से गीता कॉलोनी पढ़ने के लिए आया, और जब वो कृष्णा नगर से गीता कॉलोनी पढ़ने के लिए आया तो जैसे ही क्लास में आके बैठा तो मैंने रामलाल को बोला कि आप कितने स्टेप्स चल के आए? उसको पता ही नहीं था। मैंने बोला कि आपने क्या रूट लिया? वो बोला मैं बस, मेरा एक ही कंसर्न था कि मुझे पढ़ने आना है। इसका मतलब रामलाल ने क्या करा? मोशन तो करा, बट जिन फैक्टर्स की वजह से मोशन करा उसके बारे में पढ़ाई ही नहीं करी, जैसे उसके नंबर ऑफ स्टेप्स, उसका रूट, उसके बारे में पढ़ाई ही नहीं करी। तो इसका मतलब काइनेमेटिक्स वो ब्रांच होती है मैकेनिक्स की जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो मोशन में तो होते हैं, बट उन फैक्टर्स को नहीं पढ़ते जिसकी वजह से मोशन होता है, राइट? अब तीसरे क्लास में एक और लड़का था जिसका नाम था श्यामलाल। वो कृष्णा नगर से गीता कॉलोनी आया, और जब वो कृष्णा नगर से गीता कॉलोनी आया तो उसने स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी।
तो उसने आते ही बताया कि सर मैंने कृष्णा नगर से गीता कॉलोनी आने में 7500 स्टेप्स को ट्रेवल करा। फिर मैंने उससे पूछा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो वो स्कूटी पे आया, उसने बोला मैंने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा। मतलब इस केस में श्यामलाल के पास एक पर्टिकुलर डेटा अवेलेबल है। इसका मतलब ऐसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक्स। मतलब वो ब्रांच मैकेनिक्स की जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो मोशन में होते हैं, प्लस उन फैक्टर्स को भी पढ़ते हैं जिसकी वजह से मोशन होता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो अगर मैं नटशेल में कंक्लूड करूं, मोशन इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैकेनिक्स इज बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। स्टैटिक में रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में मोशन के बारे में पढ़ेंगे बिना फैक्टर्स को कंसीडर करे हुए, और डायनामिक्स में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम 6 टाइप के मोशंस की इन डेप्थ में पढ़ाई करते हैं, और 6 डेप्थ के मोशन को इन डेप्थ में पढ़ने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा की तरफ जा रहे हैं वाया एक्सप्रेसवे, और जब आप दिल्ली से आगरा की तरफ एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं, उस एक्सप्रेसवे पे की जो लेंथ है, जो उसका डिस्टेंस है, जो उसका साइज है, वो 109 किलोमीटर है। मतलब 109 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, और मान लीजिए उस एक्सप्रेसवे पे सिर्फ आपकी गाड़ी खड़ी है, तो क्या इतने बड़े एक्सप्रेसवे पे आपकी गाड़ी की कोई वैल्यू होगी? आंसर इज नो। इसका मतलब इतने एक बड़े एक्सप्रेसवे पे जो आपकी कार होगी वो क्या होगी? वो पॉइंट मास होगा, राइट। सेम केस में मान लीजिए अगर आप एक 100 गज के घर पे हैं, और उस 100 गज के घर पे अगर एक हाइड्रोजन का पार्टिकल रख दें, क्या कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो। इसका मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट मास ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। चलिए, तो 6 टाइप के मोशन के अंदर सबसे पहला आता है हम लोगों का रेक्टिलिनियर मोशन। नाम से पता लग रहा है, एक शब्द इसमें छुपा हुआ है, दैट इज कॉल्ड लीनियर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट पाथ। मतलब कोई भी ऐसा मोशन जिसमें बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, उस मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे, दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन में जनरली जो ऑब्जेक्ट होता है वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट आता है ट्रांसलेटरी मोशन। कोई भी ऐसा मोशन जिसमें बॉडी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के अक्रॉस ट्रेवल करती है, उस टाइप के मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है ट्रेन का पटरी पे चलना। तो जब ट्रेन ट्रैक्स पे चल रही है, तो ट्रैक्स की होती कैसी होती है? पैरेलल ट्रैक्स होती है। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब कोई भी ऐसा मोशन जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, उस मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और इसी का ऑपोजिट आता है, दैट इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। मतलब कोई भी ऐसा मोशन जिसमें बॉडी सर्कुलर पाथ में तो घूम रही है बट किसी एक्सेस के अक्रॉस घूम रही है, उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। इसका परफेक्ट एग्जांपल है अर्थ का रोटेट करना। तो जब हम बोलते हैं अर्थ सर्कुलेट कर रही है, रोटेट कर रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं? अर्थ रोटेट कर रही है। क्यों? क्योंकि अर्थ अपनी एक्सेस के अक्रॉस घूम रही है। अगर हम बोलेंगे पंखा सर्कुलेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि पंखा रोटेट कर रहा है, क्योंकि पंखा अपनी एक्सेस के अक्रॉस घूम रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑसिलेटरी मोशन। किसी भी बॉडी का टू एंड फ्रो जाना या बैक एंड फोर्थ जाना रिपीटेडली एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और जब इसी ऑसिलेटरी मोशन का एम्पलीट्यूड छोटा हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करेंगे आप, तो आप देखेंगे वो सिर्फ इतना सा मूव करेगी, तो हम बोलेंगे कि गिटार की स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेट कर रही है। बट अगर आप पेंडुलम को देखोगे, तो पेंडुलम के केस में वो इतना बड़ा डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, राइट। So these are 6 types of motion: rectilinear straight path, translatory parallel line, circular सर्कल में घूमना, रोटेटरी किसी एक्सेस के अक्रॉस घूमना, ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो घूमना, एंड वाइब्रेटरी का मतलब ऑसिलेटरी में जब एम्पलीट्यूड छोटा हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का अंदर आता है वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। तो हम लोग के पास 3 एक्सेस होते हैं, एक होता है 1D, एक होता है 2D और एक होता है 3D।
तो अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, और थर्ड एक्सिस इज कॉल्ड जेड एक्सिस। तो जब कोई बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है तो उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। परफेक्ट एग्जांपल क्या है? अ मैन वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ कार ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो बॉडी जब स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब वो वन डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि वो एक ही एक्सिस में ट्रैवल कर रही है। नेक्स्ट आता है इसके बाद हम लोगों का टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब कोई भी ऐसा मोशन जिसमें बॉडी के दो डायमेंशन कवर होते हैं, मतलब एक्स और वाई डायमेंशन कवर होता है, दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या है? क्रॉलिंग ऑफ एन इंसेक्ट। अगर कभी आपने कैरम बोर्ड खेला हो तो कैरम बोर्ड में भी टू डायमेंशनल मोशन होता है, क्योंकि आप यहां से स्ट्राइक करते हो, यहां से स्ट्राइक करते हो और इधर जाती है कई बार वो, तो इसका मतलब दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। क्रॉलिंग ऑफ इंसेक्ट, प्लेइंग ऑफ कैरम बोर्ड, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है थ्री डायमेंशनल मोशन, मतलब कोई भी ऐसा मोशन जिसमें तीनों के तीनों डायमेंशंस कवर होते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। कोई भी बॉडी जो फ्लाइंग कर रही है वो सब थ्री डायमेंशन के अंदर आता है। फ्लाइंग ऑफ काइट, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, फ्लाइंग ऑफ बर्ड, दीज आर ऑल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन। यहाँ पर भी हम लोगों ने इलस्ट्रेट कर रखा फिगर से फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, क्योंकि ऊपर उड़ रहा है तो एक्स वाई और जी एक्सिस तीनों को कवर कर रहा है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन के अंदर कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, टू डायमेंशन के अंदर क्रॉलिंग ऑफ एन इंसेक्ट, थ्री डायमेंशन के अंदर फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, फ्लाइंग ऑफ बर्ड, फ्लाइंग ऑफ काइट, राइट। चलिए, अब यहां पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा 1D है, कौन सा 2D और कौन सा 3D है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ काइट फ्लाइंग ऑन अ विंडी डे। अगर काइट फ्लाई कर रही है, इसका मतलब कौन सा मोशन हो गया? दिस इज थ्री डायमेंशन मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अ स्पीडिंग कार ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे, एक गाड़ी सीधा चल रही है, कौन सा मोशन है? वन डायमेंशन मोशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोगों का इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, जिसके बिहाफ पर अगला पूरा चैप्टर बेस्ड है, एंड दैट इज कॉल्ड स्केलर्स एंड वेक्टर्स। कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड अवेलेबल होता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी क्वांटिटी को प्रोसेस करना। जैसे अगर मैं बोलूं कि इस स्टाइलस का मास 15 ग्राम है, तो ये 15 ग्राम इसका मैग्नीट्यूड है। अभी जो मेरी वॉच में टाइम हो रहा है वो 5 PM है, मतलब 5 PM क्या है? ये इसमें मैग्नीट्यूड है। अगर मैं बोलूं कि कोई बॉडी जो है उसका डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर उसका मैग्नीट्यूड है। मतलब कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड अवेलेबल होता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर्स बोलते हैं। परफेक्ट एग्जांपल डिस्टेंस, परफेक्ट एग्जांपल टाइम, परफेक्ट एग्जांपल मास, परफेक्ट एग्जांपल स्पीड। क्यों स्पीड स्केलर है? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है इसलिए स्पीड भी स्केलर है। वर्क स्केलर है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों वर्क स्केलर है, अभी हम इस पे इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। बट नेक्स्ट पहले हम लोग पढ़ ले वेक्टर्स क्या होते हैं। कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाए, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं मैं आपसे अगर पूछूं कि एक रूम है और उस रूम का जो हर दीवार का साइज है, लाइक सपोज अगर ये रूम है और रूम का हर दीवार का साइज 10 मीटर है और रूम के 4 कोने हैं A B C और D। अगर मैं बोलूं कि आपको A पॉइंट से शुरू करना चलना और आपको D पॉइंट पे खत्म करना चलना, तो आप कितना चलोगे? 40 मीटर। अगर मैं आपको बोलूं आपको B से चलना शुरू करना है और आपको B पे ही खत्म करना है, तो कितना चलोगे? 40 मीटर। C से शुरू करो, C पे खत्म करो, 40 मीटर। D से शुरू करो, D पे खत्म करो, कितना? 40 मीटर। मतलब आप दीवार के किसी भी कोने से शुरू करके उस कोने पे अगर खत्म कर रहे हो, तो आप क्या चल रहे हो? आप डिस्टेंस चल रहे हो जो 40 मीटर के इक्वल है। मतलब इस केस में जो 40 मीटर है दैट इज अ मैग्नीट्यूड, बट क्या कोई डायरेक्शन? आंसर है आप आगे से चलना शुरू करो, मतलब क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, चलोगे 40 मीटर, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है। बट अगर मैं बोलूं कि इसी रूम के अंदर आपको शॉर्टेस्ट चलना है, तो आप क्या बोलोगे कि हम शॉर्टेस्ट चलेंगे डायगोनल्स के अक्रॉस, या A से C चलेंगे या B से D चलेंगे। अब जब आप इस केस में चलोगे तो कितना चलोगे? 10√2 मीटर चलोगे, पाइथागोरस चलो।
मतलब इस केस में आप ए से चलना शुरू कर रहे हो, सी पे खत्म कर रहे हो, इसका मतलब 10√2 का आपके पास मैग्नीट्यूड है और ए से शुरू करके सी पे खत्म कर रहे हो तो आपके पास डायरेक्शन है। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आते ही क्वांटिटी क्या बन जाती है, वेक्टर। और जब सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है तो क्वांटिटी क्या बन जाती है, स्केलर्स। देसी भाषा में स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड है और वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बट डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है, तो इसलिए बन जाएगा वेक्टर। इसलिए परफेक्ट एग्जांपल है डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हम लोगों ने यहाँ कुछ एग्जाम्पल कोट कर रखे हैं स्केलर्स के, कुछ एग्जाम्पल कोट कर रखे हैं वेक्टर्स के। आपको एक गोल्डन रूल दिमाग में रखना है। रूल बोलता है कि जब वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ होती है तो जो रिजल्टेंट होता है वो स्केलर होता है। जब वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ होती है तो रिजल्टेंट स्केलर होता है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो एग्जाम्पल है वर्क। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। तो वर्क क्या हो गया, स्केलर। ये बात दिमाग में। इसी के अलावा अगर मैं आपको एक गोल्डन रूल दूं कि जब वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। इसका अगर मेरे से एग्जांपल लोगे तो इसका एग्जांपल इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, स्केलर। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर। तो फोर्स क्या हो गया, वेक्टर। एक गोल्डन रूल दिमाग में रखना, वेक्टर इंटू वेक्टर इज स्केलर, वेक्टर इंटू स्केलर इज वेक्टर। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोगों का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने बता दिया आपको कि डिस्टेंस मतलब जो एक्चुअल पाथ बॉडी ट्रेवल करती है उसको डिस्टेंस बोलते हैं, जो शॉर्टेस्ट पाथ बॉडी ट्रेवल करती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एक बात बताओ, क्या कभी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट करा और आपके डैड ने आपको बोला कि आपको पहले घर से 1 किलोमीटर आगे जाना है और फिर वहां से वापस आना है। तो जब आप 1 किलोमीटर आगे गए और 1 किलोमीटर पीछे आए तो आपकी जो स्मार्ट वॉच होगी वो कितना डिस्टेंस दिखाएगी? आप बोलोगे 2 मीटर, बट आप तो जहां से गए वहीं वापस आ गए। तो इसका मतलब डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ होता है, बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं। आपके डैड आपको दिल्ली से लेकर गए वृंदावन की तरफ या आगरा की तरफ या कहीं भी लेकर गए, तो आपके डैड ने क्या करा, कुछ चला रास्ता। अब फिर दोबारा आपके डैड उसी गाड़ी से आपको जहां से लेकर गए थे वहीं पे वापस ले आए, फिर उन्होंने कुछ रास्ता चला। जैसे मान लीजिए आपके डैड आपको दिल्ली से कुछ 250 किलोमीटर आगे लेकर गए और 250 किलोमीटर वापस लेकर आपको घर छोड़ दिया, तो आपके डैड का जो गाड़ी का ओडोमीटर होगा वो कितना रीडिंग दिखाएगा? आंसर इज 500 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। अब इसी केस में अगर मैं बात करूं आपके डैड के ओडोमीटर की, आप 250 किलोमीटर आगे गए, 250 किलोमीटर वापस आ गए, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आंसर इज 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जहां से शुरू करा आपने वही खत्म कर दिया। तो इसलिए जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वो बोल रहा है कि डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मतलब अगर आप घड़ी पहन के, स्मार्ट वॉच पहन के 10 स्टेप आगे लोगे फिर 10 स्टेप पीछे आओगे, तो स्पीडोमीटर या आपकी जो स्मार्ट वॉच है वो 20 स्टेप से दिखाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। बट यही केस में अगर आप आगे चलो और पीछे आओ तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। बट अगर और पीछे आ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस 0 हो सकता है अगर चलो ही ना, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है।
जहां से शुरू करके अगर वहीं खत्म कर दो। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस आपको दिमाग में बिठाने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ताकि ये कॉन्सेप्ट और इन डेप्थ में जाकर हमें समझ आ जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस r है, और उसका डिस्टेंस बताना है हमें कहां पर, हाफ रेवोल्यूशन में। मतलब अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, तो अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करती है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस होता है वो होता किसके इक्वल है। तो जो डिस्टेंस सर्कुलर पाथ में होता है वो सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है, दैट इज 2πr। तो अगर वो हाफ रेवोल्यूशन कर रही है, तो हाफ रेवोल्यूशन के अंदर जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, πr के इक्वल हो जाएगा, राइट। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हाफ रेवोल्यूशन में। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है हाफ रेवोल्यूशन में, तो ये r है, ये r है। तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा हाफ रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, वो r। और अगर आप हाफ रेवोल्यूशन ऐसे ले रहे हैं, तो इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो पाइथागोरस से हम निकालेंगे। कैन डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ एंड डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ, तो कभी भी बड़ा नहीं होगा। इक्वल हो सकता है जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। ये बोल रहा है कि एक एथलीट है जो कंप्लीट करता है एक राउंड का सर्कुलर ट्रैक का 40 सेकंड में। मतलब एक सर्कुलर पाथ को ट्रैवल करने में उसको 40 सेकंड्स लगते हैं, ठीक है। तो एक सर्कुलर पाथ 40 सेकंड्स। तो बोल रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। अगर आप 2 मिनट 20 सेकंड को 2 मिनट 20 सेकंड का अगर ब्रेकअप करेंगे, तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो 60 इंटू 220, और 120 1 प्लस 20 प्लस 2 इज दिस इज इक्वल टू 140 सेकंड्स। दिस इज इक्वल टू 140 सेकंड्स। अगर ये 140 सेकंड्स है, तो एक पाथ अगर वो ए से शुरू करा 40 सेकंड, 40, 80, 120, और 120 ट्रैवल करने के बाद अब वो कहां पर आ गया, मिड में आ जाएगा ना 140 सेकंड्स में। अगर वो 140 सेकंड्स में मिड पे है, मतलब यहां पर है, तो अब उसका हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज 2r। डिस्प्लेसमेंट इज 2r, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसका रेडियस r है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब एक सर्कुलर पाथ है, बॉडी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब उल्टा मूव कर रही है। हमें डिस्टेंस निकालना है पार्टिकल का। यहाँ पॉइंट लिख देते हैं, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, दिस इज d। पहला पार्ट हमें बोल रहा है हमें डिस्टेंस निकालना है a से b। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है a से b, यहाँ लिख देते हैं a से b। तो अगर a से b का डिस्टेंस निकालना है, तो a से b पूरा सर्कल कितना होता है, 2πr, और a से b उसका कौन सा पार्ट है, 1/4 है। मतलब हम क्या लिखेंगे, दिस इज 2πr/4, सो आंसर इज πr/2। सेकेंड पार्ट उसका हमें बोल रहा है हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ही हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग r√2। बेसिक मैथ्स है। दिस इज अगेन r, पाइथागोरस थ्योरम, ab का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको o दे देते नाम, oa का स्क्वायर प्लस ob का स्क्वायर। चलिए सेकेंड पार्ट बोल रहा है a से c। अगर a से c में हमें डिस्टेंस बोलेगा, तो पूरा सर्कल कितना हो गया, 2πr। a से c उसका आधा हो गया, तो ये πr हो गया। अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ तो स्ट्रेट ही, मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। नेक्स्ट a से d। अगर a से d में डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। अगर a से d के अंदर डिस्टेंस निकालना है, तो क्या इसको हम लोग πr प्लस
पाई आर बाय 2 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3 पाई आर बाय 2 हो जाएगा। इसी में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो अगेन शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ये हो जाएगा r√2। नेक्स्ट, अगर हमें कंप्लीट सर्कल लेना है, कंप्लीट सर्कल में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आंसर इज 2 पाई आर। और कंप्लीट सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि बॉडी ने जहां से शुरू करा वहीं पर बॉडी ने खत्म कर दिया, राइट। सो आज हम लोगों ने डिस्कस करा कि मोशन क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, 6 टाइप के मोशंस क्या होते हैं, रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेटरी, सर्कुलर, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी एंड 6 टाइप के मोशंस। और फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है और स्केलर्स और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बिहाफ पर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, और उसके बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर पूछे जाते हैं। टिल नेक्स्ट सेशन, keep learning, keep exploring and keep growing. Thank you so much for giving us a valuable time.